साथियों, मैं विजेता राजेश आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल विजेता क्लास में हार्दिक स्वागत करते हैं। आशा करते हैं आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। जैसे कि आप लोग जान रहे हैं, हम लोग चैप्टर 1 का जितना भी लिटरेचर था, जितना भी सवाल जवाब था, मतलब इस चैप्टर में हमें पढ़ना था, वो सब हम लोग पढ़ चुके थे। ठीक है, अब जो बच गया था चैप्टर 1 का, हम लोग को पढ़ना था एनसीईआरटी सॉल्यूशन। आके एनसीईआरटी सॉल्यूशन को हम लोग करना था, क्योंकि यदि हम पूरा चैप्टर पढ़े भी ना, तो पूरा चैप्टर पढ़ने के बाद कोई सवाल ऐसा होता है जो कि एनसीईआरटी का क्वेश्चन थोड़ा सा पूछने का तरीका कुछ अलग होता है, जिस कारण से थोड़ा बनाने में परेशानी होता है। ठीक है, नहीं तो हार्ड नहीं होता है, बनाए तो वो सब जो कि क्वेश्चन में देता है वो पीछे पढ़ा दिया जाता है। ठीक है, वो आराम से बन जाएगा। लेकिन बात रही कि थोड़ा सा एनसीईआरटी का लैंग्वेज कुछ अलग होता है, जिसे अच्छा समझ कर बनाया जाए तो बहुत अच्छी तरह से बन जाएगा। ठीक है, तो इसे आज हम लोग करेंगे कि चैप्टर 1 का एनसीईआरटी जो सॉल्यूशन है बहुत अच्छी तरह से समझेंगे। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका, देखिए ये रिएक्शन दिया हुआ है, दिया गया है क्या, नीचे दी गई अभिक्रिया, अभिक्रिया के संबंध में कौन सा कथन असत्य है। ध्यान से पढ़िएगा, यहाँ बोला जा रहा है असत्य। असत्य मतलब क्या होना चाहिए, गलत है। समझ में आई बात है, मतलब ये रिएक्शन दिया हुआ है, आपके पास चार ऑप्शन है। ठीक है, चार ऑप्शन में से ऐसा ऑप्शन है कि जो इसमें से सही भी है और कई ऑप्शन गलत भी है। तो वही बोला जा रहा है कौन सा ऑप्शन गलत है। तो ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे दिया हुआ है पीबीओ। अब पीबी को दिया जाता है नाम, एक दिया जाता है लेड यानी शीशा कहा जाता है। याद रखिएगा, ये बताया गया होगा। पीबी मतलब क्या होता है, लेड या किसी को हम लोग कहते हैं शीशा। ठीक है, अब यहाँ पे शीशा है और इस शीशा के साथ ऑक्सीजन जुड़ा है, तब क्या कह देंगे, इसे लेड ऑक्साइड नाम दिया जाता है। प्लस में कार्बन के साथ रिएक्शन करवाया गया है, तो क्या प्राप्त होता है, पीबी यानी लेड प्राप्त होता है, यानी शीशा भी कह सकते हैं। प्लस में कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकलता है। और इसके ब्रैकेट में जी दिख रहा होगा, एस दिख रहा होगा, एस दिख रहा है, एस दिख रहा है। इसका मतलब आपको चैप्टर में बताया गया, एस जहां भी रहता है उसका मतलब ये बताता है कि ये ठोस अवस्था में है। ठीक है, और जी बता रहा है, जी मतलब यह गैस अवस्था में। कार्बन डाइऑक्साइड एक प्रकार का तो गैस होता है, या गैस बाहर निकल जाएगा, तो यह गैस अवस्था में आपको बताया जाता है। ठीक है, ध्यान से देखिए पहला ऑप्शन क्या बोला जा रहा है, शीशा उपचयित हो रहा है। उपचयित अभिक्रिया आपको पता होगा, उपचयित को एक और नाम था ऑक्सीकरण अभिक्रिया। यह क्या था, जब किसी पदार्थ के साथ ऑक्सीजन जुड़ता है तथा हाइड्रोजन घटता है, उसे हम लोग क्या कहते थे, ऑक्सीकरण या तो उपचयन कहते थे। ठीक है, उसी को हम लोग कहते हैं उपचयित करना। ठीक है, तो शीशा उपचयित हो रहा है क्या, इसमें देखिए केवल शीशा उपचयित हो रहा है। शीशा का तो नाम दिया गया पीबी, पीवी मतलब लेड को हम लोग शीशा कहें, तो शीशा उपचयित हो रहा है क्या, नहीं ना। शीशा कैसे हो रहा है, शीशा के साथ ऑक्सीजन भी तो है ना, तो दोनों हम लेंगे एक साथ। मतलब यहाँ पे बोला जाएगा लेड ऑक्साइड, मतलब कि लेड ऑक्साइड उपचयित हो रहा है, ऐसा हम बोलते तो चलता। अब यहाँ ध्यान से देखिएगा, उपचयित मतलब क्या होता है, ऑक्सीजन का जुड़ना होता है, ऑक्सीजन होता है ना। तो यहाँ पे तो ऑक्सीजन घट रहा है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे पीबी अकेला आ गया, लेकिन यहाँ पे ऑक्सीजन था, यहाँ पे तो ऑक्सीजन घट रहा है, इसे तो लेना देना नहीं है। यानी ये सरासर गलती बातें बोल दिया है। पहला वाला तो ऑप्शन ऐसे भी गलत लग रहा है। और आगे देखते हैं दूसरा, कार्बन डाइऑक्साइड उपचयित हो रहा है। अब उपचयित मतलब क्या होता है, ऑक्सीजन का जुड़ना भी तुरंत बता, ऑक्सीकरण या तो उपचयन, इसी को नाम दिया जाता है। उपचयन से हो जाता है उपचयित, जिसके साथ जुड़ता है उसे हम लोग कह देते हैं उपचयित। ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा, कार्बन के साथ यदि किसी पदार्थ के साथ ऑक्सीजन जुड़ता है या हाइड्रोजन घटता है, तो उसे हम लोग कहते हैं ऑक्सीकरण अभिक्रिया। ये आपको पता होगा अच्छी तरह से। ठीक है, यहाँ ध्यान से देखिएगा, कार्बन अकेला है, लेकिन कार्बन के साथ यहाँ पे न जुड़ा है ऑक्सीजन, तो यहाँ पे इसका नेमिंग पड़ेगा कार्बन डाइऑक्साइड। लेकिन इसमें क्या बोला है, पहले ही कार्बन डाइऑक्साइड बोल दिया है। यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड कौन सा हिसाब से लग रहा है, नहीं नहीं है, यहाँ तो केवल कार्बन है, तो कार्बन डाइऑक्साइड तो है नहीं। तो कार्बन डाइऑक्साइड कैसे बोला, इसी कारण यह भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, बिकॉज पहला वाला तो गलत था ही। ठीक है, और दूसरा वाला भी गलत हो गया। अभी तुरंत पहला वाला बताया था, पहला वाला गलत था। ठीक है, और दूसरा वाला भी क्या हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड उपचयित हो रहा है, गलत बात है, क्योंकि यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड है। अब तीसरा बात जाते हैं, कार्बन उपचयित हो रहा है, कार्बन यहाँ पे अकेला था, और ध्यान से यहाँ पे देखें तो कार्बन के साथ ऑक्सीजन हो जा रहा है। अब यहाँ पे भी तुरंत बताया कि जब ऑक्सीजन जुड़ता है तो उसे कहते हैं उपचयित होना, या तो ऑक्सीकरण कह सकते हैं। तो कार्बन के साथ ऑक्सीजन जुड़ा, यहाँ उपचयित हो रहा है, यानी कि आपका कथन क्या हो गया, सही हो गया। समझ में आई बात है क्या, दो गलत हुआ है। अभी देखते हैं और कौन कौन सा गलत है। अब तीसरा, लेड ऑक्साइड उपचयित हो रहा है, अभी तुरंत बताया गया था अपचयित हो रहा है, सॉरी उपचयित पढ़ा रहा है। ठीक है, अपचयित हो रहा है, एक होता है उपचयित और एक होता है अपचयित। अपचयित बताए थे ना, इसका कारण होता है कि अपचयित को हम लोग नाम देते हैं अवकरण, या तो इसी को नाम दिया था अपचयन। याद होगा यदि आप पढ़े होंगे इसी तरह चैप्टर, तो ठीक है, उसमें था अपचयन, या तो इसी को नाम दिया जाता था अवकरण अभिक्रिया, जिसमें क्या होता था ना, इसका जस्ट विपरीत होता था। उपचयन में क्या होता था, ऑक्सीजन का जुड़ना तथा हाइड्रोजन का घटना, लेकिन इसमें क्या होगा, हाइड्रोजन का जुड़ना तथा ऑक्सीजन का घटना। अब ध्यान से देखिएगा, यहाँ बातें क्या बोला है ना, कि लेड ऑक्साइड यानी पीबीओ,
PbO को हम लेड ऑक्साइड नहीं कह सकते क्या? Pb मतलब लेड और O मतलब ऑक्सीजन, यानी ऑक्साइड हो गया, दोनों मिलकर बनाता है ऑक्साइड, लेड ऑक्साइड हो गया। लेड ऑक्साइड अपचयित हो रहा है, यानी ऑक्सीजन का घटना और हाइड्रोजन का जुड़ना क्या था? अपचयन अभिक्रिया था। तो यहाँ पे देखिएगा लेड के साथ ऑक्सीजन, और यहाँ पे देखिए तो लेड अकेला बचा है, यानी ऑक्सीजन गया कहाँ? ऑक्सीजन घटा, और ऑक्सीजन का घटना एक प्रकार का अपचयन अभिक्रिया होता है, उसी को हम लोग कहते हैं अपचयित होना। तो यहाँ पे देखिएगा लेड ऑक्साइड क्या हो रहा है? अपचयित हो रहा है। ये भी कथन क्या हो गया? सही हो गया। मतलब कि कथन गलत कौन कौन है, वही तो बोला था ना, कौन सा कथन असत्य है? तो असत्य आपका ए तथा बी दोनों हो गया। तो आपका आंसर में क्या रहेगा? आंसर में रहेगा ए तथा बी। ध्यान से देखिएगा, ऐसा आपको चार ऑप्शन दिया हुआ है, ए तथा सी, ऐसा सब कुछ करके दिया हुआ है, लेकिन हाँ आंसर में राइट जवाब क्या होगा? ए तथा बी। अच्छी तरह समझ में आया होगा। दूसरा चलते हैं। दूसरा रिएक्शन दिया हुआ है और बोला जा रहा है कि दी गई अभिक्रिया किस प्रकार की है। आपको याद होगा, थोड़ा सा बातें पीछे चले तो अभिक्रिया 5 प्रकार का लिखवाया गया था। एक था संयोजन, दूसरा था वियोजन अभिक्रिया, तीसरा एकल विस्थापन, चौथा द्वितीय विस्थापन और पांचवा रेडॉक्स अभिक्रिया, जिसको हम लोग ऑक्सीकरण तथा अपचयन अवकरण भी कहते थे। ठीक है, बताया गया था। अब ध्यान से देखिएगा, ये इसके साथ जब रिएक्शन करता है तो क्या बनाता है? Al2O3 प्लस में Fe क्या निकल जाता है? बाहर निकल जाता है। तो यानी हम समझे तो इसको रिएक्शन करवाया जाता है, तो यहाँ से इसको ये हटा क्यों देता है? क्योंकि इसकी क्रियाशीलता क्या होती है? ज्यादा होती है। आप चैप्टर में पढ़े होंगे, तो यहाँ पे तो नहीं पढ़ा था, लेकिन फिर भी पढ़ाया गया था कि धातुओं की क्रियाशील श्रेणी, यहाँ पे धातु की क्रियाशील श्रेणी क्या होती है? एक ज्यादा क्रियाशील वाले तत्व कम क्रियाशील वाले तत्व को क्या कर देता है? हटा देता है। तो एल्यूमिनियम की क्रियाशीलता क्या होती है? आयरन से ज्यादा होती है। थोड़ा सा मैं लिखूं तो देखिएगा ध्यान से, धातु की क्रियाशील श्रेणी सबसे पहले पोटेशियम आता था, सोडियम आता था, एल्यूमिनियम आता था, फिर एल्यूमिनियम अभी नहीं आता था, काशीनाथ का, इसके बाद मैग्नीशियम, आलू जरा ठीक है पता था। अब आगे लिखे तो आगे की जरूरी नहीं है हमको, अभी हमको पूछ क्या रहा है? एल्यूमिनियम। देखिए एल्यूमिनियम का है, एल्यूमिनियम इतना ऊपर आ रहा है, सबसे ऊपर आ रहा है, मतलब कि ये सबसे ज्यादा आ रहा है। लेकिन आयरन देखिए ध्यान से, आयरन यहाँ पे नीचे आ रहा है, मतलब कि एल्यूमिनियम से नीचे आयरन है, यानी आयरन से ऊपर एल्यूमिनियम है। तो एल्यूमिनियम क्रिया करने की क्या होगी? क्षमता ज्यादा होगा, तो क्रिया करके इसको हटा देता है और इसके साथ जुड़ जाता है और आयरन को हटा देता है। यानी इसमें एक क्रियाशील है ना, एक धातु की क्रियाशीलता ज्यादा है, और जब एक धातु की क्रियाशीलता ज्यादा होता है तो उसे नाम दिए थे, याद कीजिए, एकल विस्थापन अभिक्रिया, जिसे हम लोग विस्थापन अभिक्रिया भी नाम देते हैं। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? विस्थापन, या में एकल विस्थापन अभिक्रिया भी कहते हैं। एकल विस्थापन अभिक्रिया बोला जाता है। यही कारण बोला गया था कि आपको धातु क्रियाशील श्रेणी आपको याद होगा ना, इसे तो हम ट्रिक से बताए थे, यदि ट्रिक से याद कर लीजिएगा तो सिंपल सा याद हो जाता। काशीनाथ का माली आलू जरा फीके पकाता है, कौन है आगे, और तुरंत से याद हो जाता। ठीक है, और याद करने के बाद आपको क्या होता है कि सारा रिएक्शन को आप समझ पाइएगा कि किसकी क्रियाशीलता ज्यादा होती है और किसकी क्रियाशीलता कम होती है। ये समझ में आई बात है क्या? आशा करते समझ में आया होगा। तो दूसरा समझ में आया, ये कौन सा प्रकार है? ये एक प्रकार का तीसरा प्रकार था, जो क्या था? विस्थापन अभिक्रिया, जिसको हम लोग कहते थे एकल विस्थापन अभिक्रिया। अब तीसरा क्वेश्चन चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है? लौह चूर्ण। लौह चूर्ण मतलब लोहा का चूर्ण लेने के लिए कह रहा है। लौह चूर्ण में हम क्या कर सकते हैं? लोहा को हम लोग दर्शाते किससे? आयरन से। बातें तो पढ़ चुके होंगे ना। यदि मैं रिएक्शन लिखना चाहूँ तो एफ ही लेते हैं। एफ ही मतलब आयरन होता है क्या? लोहा ले रहा है, प्लस में तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल लेना है। अब यहाँ पे तनु मतलब समझ में नहीं आ रहा होगा, तो तनु हाइड्रोक्लोरिक, तनु विलेन हम पढ़ा चुके हैं। ठीक है, तो तनु में क्या होता है? अम्ल की मात्रा कम होती है तथा पानी की मात्रा ज्यादा होती है। ठीक है, उसे कहते थे तनु। यदि वही अम्ल की मात्रा ज्यादा होगा और पानी की मात्रा कम होगा, ऐसा प्रतीत होता है, तो उसे सांद्र कहते थे, याद होगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे आयरन लेते हैं और तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बोल रहा है, तो सिंपल सा HCl लेना है। ठीक है, अब दोनों एक दूसरे के साथ रिएक्शन करता है तो बनाता क्या है, हमको ये देखना है। ठीक है, तो बनाता क्या है? Fe यानी आयरन, इसको हटा करके अभी तुरंत बताया, देखिएगा ध्यान से, क्रियाशील श्रेणी में आयरन की जो क्रियाशीलता होगी ना हाइड्रोजन से ज्यादा होती है, तो हाइड्रोजन को हटा करके इसके साथ जुड़ जाता है और बनाता है FeCl। इसे बोलते हैं आयरन क्लोराइड। प्लस में हाइड्रोजन बाहर निकल जाता है, यानी H2 गैस बाहर निकल जाता है। समझ में आई बात है क्या? अब ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे बैलेंसिंग नहीं, तो बैलेंसिंग करने के लिए अच्छी तरह से बताएं, आप बैलेंसिंग कर लीजिएगा, क्योंकि बिना बैलेंसिंग का रिएक्शन क्या होता है? गलत होता है। ध्यान से देखिएगा, हाइड्रोजन 2 है तो हाइड्रोजन हम क्या करेंगे? यहाँ पे 2 कर देंगे।
लगाने के लिए आगे दो क्यों लगाए, क्योंकि बैलेंसिंग करने के लिए हमेशा कहाँ लगाया जाता है, आगे लगाया जाता है। क्लोरीन की संख्या भी दो हो चुका है, दो यहाँ पे लगाएंगे तो क्लोरीन दो हो गया, लेकिन आयरन यहाँ पे दो हो गया तो दो यहाँ लगा देंगे, बराबर हो चुका है। ठीक है, तो ये एक प्रकार का क्या है ऐसा रिएक्शन दिया हुआ है। अब आपको ऑप्शन में दिया हुआ है कि आखिर ये दोनों रिएक्शन करता है तो क्या बनता है। ऑप्शन में दिया है आपका देखिए चार ऑप्शन आपके सामने दिया हुआ है। ठीक है, देखते हैं। देखो पहला ऑप्शन ही दे दिया, इसमें पहला आंसर हो जाएगा। पहला ऑप्शन आंसर क्या हो जाएगा, आयरन क्लोराइड बनता है। आयरन क्लोराइड प्लस में तथा हाइड्रोजन गैस बाहर निकलता है। ध्यान से देखिएगा, आयरन क्लोराइड मतलब ऐसी मतलब आयरन स्टील मतलब क्लोराइड, आयरन क्लोराइड बनता है प्लस में हाइड्रोजन गैस बाहर तो साफ साफ निकल रहा है, डी लिख सकते हैं नॉर्मल सी। ठीक है, गैस बाहर निकलता है तो ऐसा लिखते हैं ना। तो यहाँ देखिएगा पहला पहला ऑप्शन आपका क्या बता दे रहा है, सही बता दे रहा है, बाकी आगे पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं है, सिंपल सी बात है, सब ऑप्शन आगे क्या हो जा रहा है, गलत हो जा रहा है। ठीक है, अब आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। क्वेश्चन नंबर 4 क्या करना है, आपको राइट करना है। राइट करना मतलब है लिखना है, मतलब कि आप पढ़े हैं तो अच्छी तरह से आपको परिभाषा इसका पता होगा, या तो आप संतुलित करना क्या नहीं होता है क्या नहीं होता है, ये सब बातें बताया गया। ठीक है, तो पूछा जा रहा है क्वेश्चन में कि संतुलित रासायनिक समीकरण क्या होता है तथा संतुलित करना आवश्यक क्यों होता है। समझ में आई बात है। यहाँ देखिए अभी तुरंत मैंने बताया कि रासायनिक समीकरण संतुलित नहीं था, संतुलित करने के लिए हमें दो लगाया पड़ा, यहाँ भी दो लगाना पड़ा, यहाँ भी दो लगाना पड़ा और ये संतुलित करने के लिए आपको बहुत डीप में अच्छी तरह बताया गया, और यदि अच्छी तरह देख लेते हैं वीडियो तो आपको अच्छी तरह समझ में भी आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे संतुलित करना आवश्यक क्यों होता है तो आपको बताया गया था। सबसे पहले जानते हैं संतुलित रासायनिक समीकरण क्या होता है। देखिए, जब अभिक्रिया में भाग लिए गए अभिकारक, अभिकारक मतलब जो भाग लेता है, ये दोनों है ना, पहले अभिक्रिया में भाग लेना है तब तो नया पदार्थ बनाएगा ना, कोई अभिक्रिया में भाग लेगा तब तो नया पदार्थ बनाएगा। तो अभिक्रिया में भाग लिए अभिकारक तथा उत्पाद, उत्पाद मतलब जो पदार्थ हमें बन करके मिल जाता है, उत्पाद, दोनों और प्रत्येक परमाणुओं की संख्या बराबर होती है ना, उसे हम लोग कहते हैं क्या, संतुलित रासायनिक समीकरण। वही परमाणु की संख्या बराबर हो उसे हम लोग संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। अब ध्यान से देखिए परमाणु, परमाणु और अणु तो वैसे क्लास 9 का टॉपिक है, ये तो बातें पता चल रहा होगा। अब गिनते कैसे हैं, मैग्नीशियम के आगे पीछे कुछ भी नहीं लगा है, यानी एक छुपा हुआ है, तो मैग्नीशियम यहाँ पे कितना परमाणु, एक परमाणु है। ठीक है, ऑक्सीजन के पीछे दो लगा है, यानी ऑक्सीजन के कितना परमाणु, दो। अब यहाँ पे बोला जा रहा है कि दोनों बगल बराबर होना चाहिए, मतलब इधर ऑक्सीजन दो है तो यहाँ पे ऑक्सीजन कितना होना चाहिए था, दो होना चाहिए था। देखिए मैग्नीशियम के आगे पीछे कुछ नहीं है, यानी एक है, एक यहाँ पे भी है, कोई दिक्कत नहीं। ऑक्सीजन यहाँ पे एक है, यहाँ पे ऑक्सीजन दो है, लेकिन यहाँ पे होना कितना चाहिए, दो होना चाहिए ना, ये तो बोलता है कि दोनों बगल बराबर होना चाहिए तब तो संतुलित होगा ना। तो बराबर करने के लिए हम क्या करेंगे, कभी भी पीछे ऐड नहीं किया जाता, जब भी किया जाता तो आ जाए। ठीक है, आगे दो लगाए तो ऑक्सीजन दो यहाँ पे हो गया, क्योंकि आगे लगाए तो सभी से मल्टीप्लाई कर रहा है, यानी दो ऑक्सीजन भी हो गया, लेकिन मैग्नीशियम यहाँ पे दो हो गया क्योंकि मैग्नीशियम के साथ भी मल्टीप्लाई कर रहा है। तो अब मैग्नीशियम को बराबर करने के लिए हम यहाँ पे वो दो लगा सकते हैं ना। अब यहाँ पे देखिए बैलेंसिंग हो गया, दूगो मैग्नीशियम दूगो मैग्नीशियम, ऑक्सीजन दूगो ऑक्सीजन दूगो, सिंपल सी बराबर हो गया। ये होता है संतुलित रासायनिक समीकरण। अब इसका कारण लिखा है, कारण पूछा नहीं आपसे कि कारण क्यों होता है, आखिर संतुलित करते क्यों है, तो आपको याद होगा द्रव्यमान संरक्षण का एक बातें पढ़े हैं, द्रव्यमान संरक्षण का नियम। द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार बोला जाता है ना कि आप कभी भी ना तो द्रव्यमान को बना सकते और ना ही बिगाड़ सकते, विनाश कर सकते। ऐसा तो आप सोच रहे होंगे ना, जैसे देखिए यदि अभिक्रिया में कोई भी पदार्थ को बनाने के लिए, नया पदार्थ बनाने के लिए हमको प्रोडक्ट चाहिए, तो पहले हम उत्पाद के लिए, मतलब प्रोडक्ट चाहिए, उत्पाद चाहिए, तो हमको पहले अभिकारक लेना पड़ेगा, मतलब पदार्थ को पहले लेना पड़ेगा तब तो नया पदार्थ बनेगा, मिलेगा ना। तो कभी ऐसा होता है क्या कि हम 5 kg पदार्थ मिलाते हैं तो बदले में हमको 4 kg मिलता है, ऐसा तो कभी नहीं होता। हम जितना लेते हैं 5 kg, तो हमें मिलना भी कितना चाहिए, 5 kg मिलना चाहिए। यदि हम 10 kg लेते हैं तो 10 kg उधर भी प्राप्त होना चाहिए, तो मतलब दोनों बगल बराबर होना चाहिए। यही द्रव्यमान संरक्षण का नियम बताता है। ना तो अभिक्रिया में भाग लिया विकारक, विकारक मतलब ये साइड वाला जो भाग लेता है, तो उसके फलस्वरूप बनता है क्या है, उत्पाद। अभिक्रिया में भाग लेगा अभिकारक तथा उत्पाद, उत्पाद मतलब जो बन जाता है, दोनों और द्रव्यमान बराबर होना चाहिए, क्योंकि द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार द्रव्यमान को न तो बनाया जा सकता और ना ही विनाश किया जा सकता। समझ में आई बात है क्या। अब बताइए, द्रव्यमान को ना तो बिगाड़ सकते हैं और ना ही विनाश कर सकते और ना ही बना सकते, मतलब अपने से नहीं तो निर्माण कर सकते ना तो बना सकते, जितना हम लेते हैं उतना तो प्राप्त होना चाहिए ना, इसी कारण संतुलित करना आवश्यक होता है। अब ध्यान से देखिएगा, यही एग्जाम्पल यहाँ पे समझने के लिए
यहाँ पे यदि बराबर न करे तो देखिएगा कितना बड़ा घटना घट जाता है, मतलब कि सिंपल सी बात है, बराबर होगा नहीं। मैग्नीशियम यहाँ पे एक है, अब एक का एक लिखते हैं, और आपको पता है मैग्नीशियम का परमाणु भार कितना है, मतलब द्रव्यमान मानते हैं सिंपल सा। ऐसे तो इसका इतना ज्यादा वजन नहीं होता है कि किलोग्राम मापते हैं, ठीक है, लेकिन यहाँ पे इसका परमाणु भार मापते हैं। याद कीजिए मैग्नीशियम का कितना होता है, तो 24 होता है, ये बातें पता होगा आपको। प्लस करते हैं ऑक्सीजन, यहाँ पे जितना परमाणु है पहले उतना लिख देते हैं। जैसे यहाँ पे एक परमाणु था छुपा हुआ था, एक लिख दिया, दो परमाणु है, और एक ऑक्सीजन का परमाणु भार कितना होता है, 16। बातें पता होगा। आगे चलते हैं, मैग्नीशियम यहाँ पे एक, मैग्नीशियम एक परमाणु का 24, प्लस में दे रहे हैं क्यों, क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन अलग है, ठीक है, ऑक्सीजन का जोड़ेंगे तब ना दोनों का मिल जाएगा, क्योंकि यहाँ भी दोनों का हम दिए हैं तो यहाँ भी दोनों का लेना पड़ेगा। ऑक्सीजन का परमाणु एक अभी बराबर नहीं किए, और एक परमाणु का 16। अब ध्यान से देखिएगा, 24 एकम 24 प्लस का प्लस 16 दूना का 32। आगे चलो, 24 एकम 24 प्लस में 16 एकम 16। अब ध्यान से जोड़िएगा ना, 4 और 2 6, 3 और 2 5, ठीक है, 56। और इसको मापने के लिए केजी ये सब का प्रयोग नहीं किया जाता है, इसको मापने के लिए सिंपल से यू यानी यूनिट का प्रयोग किया जाता है, ठीक है, यानी 56 यूनिट हो गया। अब ध्यान से देखिएगा, हम 56 यूनिट लगा दिए हैं तो हमें 56 यूनिट मिलना भी तो चाहिए ना। जोड़ते हैं, 4 2 6 4 10 के 0 आते में, 1 2 और 1 3 और एक पैसा मिला है तो 4 और यूनिट हो जाएगा, जबकि ये बातें तो गलत है। अरे भाई हम 56 यूनिट लगाएंगे सामान तो हमको 40 यूनिट मिलेगा, तो गलत बातें है ना। इसी कारण हमें बराबर करना बहुत जरूरी होता है। अब ध्यान से देखिएगा, ऐसे करके यदि इसका निकालिएगा ना आपको, तो इसका सेम आपको मिलेगा। इन दोनों का देखिए, मैग्नीशियम का 2 होता है ऐसे, तो 1 का 24 तो 2 का 48 हो जाएगा, और इधर 2 ऑक्सीजन यानी 16 32, 32 और 48 कितना हो जाएगा, 48 और 2 50, 50 30 80 यूनिट हो जाएगा। और इसका भी लेंगे सिंपल सा, इसका भी 80 यूनिट हो जाएगा, मतलब हम बराबर करेंगे तो दोनों बगल बराबर हो जाएगा। ये था आपका संतुलित रासायनिक समीकरण। अब आते हैं पांचवा क्वेश्चन में, ठीक है, पहले इतना उतारिए। चलिए पांचवा क्वेश्चन देखते हैं। पांचवा क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है कि निम्न कथनों को रासायनिक समीकरण में बदले, मतलब कि आपको क्या बोला जा रहा है ना, कि आपको लिख दिया है जैसे कि आपको रासायनिक समीकरण दिया नहीं है, ठीक है, लेकिन वैसा अभिक्रिया लिख दिया है, और अभिक्रिया के थ्रू आपको रासायनिक समीकरण बनाना है, मतलब ऐसा रासायनिक समीकरण लिखना है, ठीक है। तो पांचवा का पहला में क्या बोला जा रहा है, नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के लिए हम लोग क्या लिखते हैं, N2 लिखते हैं क्या, ठीक है। नाइट्रोजन किसके साथ अभिक्रिया करता है, हाइड्रोजन के साथ, यानी हाइड्रोजन में क्या होता है, गैस होता है। आप पढ़े हैं ना कि नाइट्रोजन गैस होता होगा, ऑक्सीजन गैस होता है, हाइड्रोजन गैस होता है, ये सब सिंपल सा दो फॉर्म में रहता है, समझ में आई बात है। तो दोनों रिएक्शन करके क्या बनाता है, तो बोला जा रहा है अमोनिया बनाता है। अमोनिया मतलब अमोनिया का फार्मूला आपको पता होगा, क्लास 9 में आ गया था। अमोनिया का होता है NH3, मतलब कि अमोनिया का फार्मूला NH3, यदि यहाँ पे बोलेगा अमोनियम तो हो जाता है NH4, लेकिन यहाँ पे अमोनियम का फॉर्मेशन नहीं होता है, होता है अमोनिया का। अब आपको बताया गया कि रिएक्शन बैलेंस हर हाल में होनी चाहिए, ऐसे तो बोल दिया है, सिंपल सा बैलेंस करने के लिए नहीं कहा है। आप इतना भी लिख दीजिएगा तो चल, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि यहाँ हमें बैलेंस करने के लिए नहीं बोल रहा है, क्योंकि आगे भी ऐसा ऐसा रिएक्शन दिया हुआ है जो आपको बैलेंस करने के लिए बता रहा है, ठीक है। इसको यहीं पे छोड़ दीजिए, बस इतना बोला जाएगा, नाइट्रोजन हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करके क्या बनाता है, अमोनिया बनाता है, ये अमोनिया का सूत्र होता है, ठीक है। आगे हाइड्रोजन सल्फाइड, हाइड्रोजन सल्फाइड का फॉर्मूला क्या होता है, H2S होता है, ठीक है। हाइड्रोजन सल्फाइड किसके साथ करता है रिएक्शन, तो गैस का वायु, मतलब जो गैस में वायु होता है ना, सिंपल सा ऑक्सीजन, उसके साथ रिएक्शन करता है। तो हम क्या लिखते हैं, गैस का वायु मतलब ऑक्सीजन लिख देते हैं। ऑक्सीजन के साथ क्या करेगा, या रिएक्शन करेगा, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करे क्या बनाता है, सल्फर डाइऑक्साइड बनाता है, प्लस में जल बाहर। देखो, वायु में रिएक्शन करवाने पर या तो दहन करवाने पर, सिंपल सी बात है ना, या तो आप दहन करवाइए या तो रिएक्शन करवा रहे, बात तो बराबर है ना। तो दहन करने पर क्या बनाता है, जल बनाता है, प्लस में सल्फर डाइऑक्साइड, तो बना दीजिए। पहले जल बोल रहा है तो पहले जल निकाल, H2O जल का फॉर्मूला होता है, आप पढ़ चुके हैं, प्लस में सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड का SO2 गैस होता है, ठीक है। सिंपल सर, बैलेंसिंग करना चाहते हैं तो कर दीजिएगा, बिकॉज यहाँ पे बैलेंसिंग करने के लिए बोला नहीं, ठीक है। वैसे तो हम बोले हैं रिएक्शन हमेशा बैलेंस होना चाहिए, तो आप बैलेंस कर सकते हैं, ठीक है, आराम से हो जाएगा, बहुत आसान होता है, ठीक है। तीसरी बात है, यहाँ पे बेरियम क्लोराइड पहले दिया था, ठीक है, बाद में एल्यूमिनियम सल्फेट दिया था, तो हमें अभिकारक में लेना है, तो अभिकारक में आगे लिखे पीछे लिखे कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। बस यहाँ पे एनसीईआरटी का थोड़ा सा क्वेश्चन समझना होता है, क्वेश्चन ऐसा बोला था कि समझ में थोड़ा नहीं आता है, सुधार को लिखे
बेरियम बेरियम सल्फेट, बेरियम क्लोराइड आप पहले लिख दीजिए तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। और एल्यूमिनियम सल्फेट बाद में लिखेंगे तो भी चलेगा, ठीक है। तो बोला जा रहा है एल्यूमिनियम सल्फेट पहले लिख देते हैं। एल्यूमिनियम सल्फेट का फॉर्मूला होता है Al2SO4 होल 3, ठीक है। एल्यूमिनियम सल्फेट होता है, ठीक है। इसका थोड़ा सा हम देख लेते हैं, सही तो बोल रहा है क्वेश्चन ना। चलिए ठीक है, देखिए एल्यूमिनियम सल्फेट का फॉर्मूला क्या था Al2SO4 का होल 3। अब किसके साथ रिएक्शन करता है? बेरियम क्लोराइड। बेरियम क्लोराइड हमको लेना है, बेरियम क्लोराइड Ba मतलब होता है बेरियम और क्लोराइड का Cl2 क्लोराइड होता है क्या। अब क्या करता है ना, दोनों रिएक्शन करके बनाता है क्या? एल्यूमिनियम क्लोराइड। एल्यूमिनियम क्लोराइड का फॉर्मूला आपको पता होगा AlCl3 होता है। प्लस में क्या बोला जा रहा है ना, बेरियम सल्फेट देता है। बेरियम सल्फेट मतलब बेरियम का Ba और सल्फेट का SO और होता है। बातें तो पता है ना। यह एक प्रकार का अवक्षेप होता है। अवक्षेप बताया गया है आपको चैप्टर में। अवक्षेप क्या होता है ना, जो निर्माण हो जाता है ना, वह जल में घुलता नहीं, नीचे जाकर के बैठ जाता है, उस अवस्था में होता है, ठीक है। उसी का अवक्षेप बोला जाता है। तो यह एक प्रकार का अवक्षेप होता है। तो अवक्षेप बन चुका है, बस ये रिएक्शन लिखना था। आप बैलेंसिंग कर सकते हैं, बैलेंसिंग कर लीजिएगा। आगे पोटेशियम धातु। पोटेशियम धातु का सिंबल क्या होता है? के। किसके साथ रिएक्शन करता है? जल के साथ। जल मतलब H2O के साथ रिएक्शन करके क्या बनाता है? पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला KOH। OH मतलब हाइड्रोक्साइड आयन होता है, ये तो पढ़ चुके हैं। यानी पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बनाता है, प्लस में क्या करता है? हाइड्रोजन गैस बाहर निकालता है। तो हाइड्रोजन गैस हम लोग बाहर निकाल देंगे। गैस का सिंबल ऐसा होता है, आप जानते हैं। या तो ऐसा भी लिख सकते हैं, नॉर्मल सी बात है, ठीक है। दोनों तरीका से लिख सकते हैं, सब बताया गया आपको। अब ध्यान से देखिएगा, ऐसा आप लिख लीजिए, सिंपल सी बात है। इसे बैलेंसिंग करने के लिए नहीं बोला है, बार बार बता रहा है, ठीक है। हाँ, बैलेंसिंग करना है तो कर सकते हैं, बहुत आसान है। ये चार था रिएक्शन, ठीक है, पांचवा क्वेश्चन का। अब छठा क्वेश्चन थोड़ा सा बदल कर क्या पूछा है ना, कि संतुलित करना है। संतुलित करने के लिए बताया गया था, बहुत आसान होता है। अब इसको बताएंगे तो आप इसकी मदद से इसे भी आराम से कर दीजिएगा। इसमें बोल ही दिया है आपका रिएक्शन ऐसा ऐसा दिया है, बस संतुलित करना है। तो संतुलित करने के लिए आइए देखते हैं। पहला क्या बोला जा रहा है, पहले देखा जाता है संतुलित करने की बाईं तरफ कितना है, उधर कितना है। हमें दोनों तरफ बराबर चाहिए होता है ना। तो देखते हैं, हाइड्रोजन यहाँ पे एक है, नुक्स कहीं पकड़ा जाता है। हाइड्रोजन यहाँ पे कितना है? दो है। काम तो बिगड़ा हुआ है, यहाँ पे हाइड्रोजन कितना होना चाहिए था? दो होना चाहिए, लेकिन गलत हम पढ़े। ध्यान से देखिएगा, हाइड्रोजन यहाँ पे एक, यहाँ पे कितना? दो। यानी दो और एक कितना हो गया? तीन हो गया। जबकि यहाँ पे कितना है? दो है, ठीक है। तो यहाँ पे भी तीन होना चाहिए था। अब तीन कर देंगे, तीन तो लगाएंगे नहीं, तीन लगाएंगे, तीन लगाना छह हो जाएगा, ठीक है। तो अभी इसको छोड़ देते हैं, इससे हमको कुछ पता नहीं चला। आगे चलते हैं, नाइट्रोजन। नाइट्रोजन यहाँ पे एक, नाइट्रोजन यहाँ पे कितना है? दो है क्या? तब यहाँ पे हमको पता चलता है नाइट्रोजन, यानी यहाँ पे ऐसा करके दो सभी के लिए है। तो नाइट्रोजन यहाँ पे कितना है? दो। यहाँ पे भी कितना होना चाहिए था? दो होना चाहिए था, जबकि है कितना? एक। तो दो करने के लिए हम आगे दो लगा देंगे। दो आगे लगाए तो नाइट्रोजन तो दो हो गया, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे भी नाइट्रोजन दो है, चलेगा। अब आगे चलते हैं, ऑक्सीजन देखते हैं। ऑक्सीजन यहाँ पे तीन, और यहाँ पे कितना है? ऑक्सीजन यहाँ पे दो हो गया। देखिए यहाँ पे दो सभी के लिए है, यहाँ पे दो, और यहाँ पे तीन पहले से था, और दो मल्टीप्लाई, तीन दूना का छह। आप जानते हैं ना, मैथ्स में ऐसा पढ़े होंगे कि छह है ब्रैकेट में दो है, यानी मल्टीप्लाई करता है ऐसा। इसी प्रकार सिंपल सा यहाँ है कि तीन दूना का छह, क्योंकि तीन इसके साथ पहले से है ना, तो इसी के साथ मल्टीप्लाई करेगा। बाकी सबके लिए दो दो दो, ठीक है। यहाँ से दो तो इसके लिए है, लेकिन तीन पहले से, यानी तीन दूना का छह ऑक्सीजन हो गया, और यहाँ पे दो पहले से है ना। दो देखिए सबके लिए था, दो इसके लिए, यानी छह दो आठ है। यहाँ पे भी ऑक्सीजन कितना होना चाहिए? तीन दूना का छह, और यहाँ पे दो कर दे तो आठ हो जाएगा क्या? क्योंकि हमको आठ ऑक्सीजन चाहिए, तो यहाँ पे भी इसके आगे पीछे कुछ नहीं लगल है, ये तो दो ये करा लिए है ना, इसके लिए दो है। ऑक्सीजन तो एक एक है, यानी तीन दूना का छह और एक सात हुआ है। अब यहाँ पे छह कैसे गिन रहे हैं भाई? यहाँ देखो सभी के लिए दो था क्या? दो सभी के लिए, यानी दो सभी से मल्टीप्लाई करेगा, यानी दो नाइट्रोजन से कर रहा है, तो नाइट्रोजन के आगे पीछे कुछ नहीं, यानी एक। तो एक से दो में मल्टीप्लाई करेंगे तो नाइट्रोजन दो, और यहाँ पे तीन है, तीन दूना का छह हो गया। सिंपल सी बातें है ना। छह यहाँ पे और एक यहाँ पे सात, यदि यहाँ पे हम दो कर दे तो दो यहाँ से हो गया, क्योंकि दो आगे लगाते तो सबके लिए मल्टीप्लाई होता है। आप पढ़े होंगे ना, छह सात जो भी होता है, मान लिया जाए इतना लगा दिया आगे तो सभी के लिए मल्टीप्लाई करता है, ऐसा पढ़े होंगे, ठीक है। तो ये सभी के लिए मल्टीप्लाई कर रहा है। तो यहाँ पे हम दो लगाते तो ऑक्सीजन कितना हो गया? दो हो गया, और यहाँ पे तीन दूना का छह, दो आठ हो गया, ऑक्सीजन भी आपका बराबर हो गया। अब ध्यान से देखिए आगे, कैल्शियम Ca कितना है? एक। कैल्शियम यहाँ पे एक, बात बराबर है, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे हाइड्रोजन मिल नहीं रहा था उस समय, देखिएगा एक को बैलेंस कीजिएगा तो दूसरा अपने आप मिल जाता है।
यही पहले नुक्स पकड़ा जाता है कि कौन बैलेंस नहीं, किसको बैलेंस किया जाए। यहाँ पे देखिएगा हाइड्रोजन यहाँ पे कितना हो गया 2, और यहाँ पे पहले से 2 2 2 4, यहाँ पे हाइड्रोजन 2 दूना का 4, अभी तुरंत मल्टीप्लाई करने की बताया ना, 2 पहले से था 2 लगा दिए, तो इसे सब मल्टीप्लाई कर दिया, 2 दूना का 4 हाइड्रोजन हो गया, सब बराबर हो गया, गिन लीजिए। ठीक है, आगे चलते हैं। Na यानी सोडियम एक, यहाँ पे सोडियम कितना है 2, पहले बार में मिला कितना सोडियम कितना होना चाहिए, यहाँ पे 2 होना चाहिए, 2 लगा दिए, सिंपल सी बात है, 2 लगाए तो सोडियम 2 तो हो गया, लेकिन 2 सभी के लिए मल्टीप्लाई कर रहा है, तो ऑक्सीजन यहाँ पे कितना 2, और यहाँ पे ऑक्सीजन 4, 4 2 कितना हो गया 6 हो गया, हमको ऑक्सीजन 6 चाहिए यहाँ पे किसी भी हाल में, यहाँ पे ऑक्सीजन 4 पहले से 4 है, और यहाँ पे 1 अभी तुरंत बताया कुछ नहीं लगाया आगे, तो आगे 2 लगाएंगे तो 2 यहाँ से 4 यहाँ से 6 हो गया, क्या ऑक्सीजन 6 2 और 4 6, यहाँ पे 4 और 2 6 हो गया, कोई दिक्कत नहीं। अब आगे चलते हैं, हाइड्रोजन यहाँ पे दोनों के लिए था ना, तो यहाँ पे हाइड्रोजन 2 हो गया, और यहाँ पे 2 2 2 4 हो गया हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन देखिए तो 2 2 का 4 बोले ना, एक को बैलेंस किया दूसरा अपने आप हो जाता है, हाइड्रोजन भी 4 हो गया, कोई दिक्कत नहीं। सल्फर आगे पीछे कुछ नहीं, यानी एगो देखो आगे से मल्टीप्लाई होता तब ना कुछ होता है इसके लिए, लेकिन इसके आगे पीछे नहीं, ये तो इसके लिए है, ये 4 इसके लिए है, ठीक है ऑक्सीजन के लिए, तो सल्फर अकेला बेचारा, तो सल्फर यहाँ पे अकेला है, कोई दिक्कत नहीं, ये भी बैलेंस है, मतलब ये रिएक्शन आपका क्या हो चुका है बैलेंस। अब आगे चले, यहाँ पे सोडियम एक, सोडियम यहाँ पे देखते हैं एक, कोई बात नहीं, दिक्कत ही नहीं। क्लोरीन एक, क्लोरीन यहाँ पे एक, कोई दिक्कत नहीं। आगे Ag मतलब सिल्वर, सिल्वर यहाँ पे कितना है एक, यहाँ पे सिल्वर एक, कोई दिक्कत नहीं। नाइट्रोजन एक, नाइट्रोजन एक चलेगा। ऑक्सीजन 3, ऑक्सीजन 3, ये तो ऑलरेडी बैलेंस पहले से, तो कई ऐसा भी रिएक्शन होता है कि पहले से बैलेंस दे देता है, समझ में आई बात है, भुलाने के लिए कि आप ऐसा ऐसा हेर फेर कर दीजिए, ठीक है, आप ऐसा लगा दीजिएगा बराबर करने तो गलत हो जाएगा, क्योंकि ये पहले से ही बैलेंस है, आपको लगेगा कि हम तो बैलेंस नहीं किए, लेकिन बैलेंस है पहले से देखा जाता है। अब आगे बी मतलब बताया अभी तुरंत, बैरियम, पहला दूसरा क्वेश्चन कह रहे थे तो उसमें था बैरियम, बैरियम की संख्या एक, यहाँ पे एक, कोई दिक्कत नहीं चलेगा। क्लोरीन 2 थे, क्लोरीन यहाँ पे एक है, तो सबसे पहले नुक्स मिला कि हमें 2 बनाना चाहिए, क्योंकि 2 बनाएंगे तो आगे लगाना पड़ेगा, पीछे तो लगा नहीं सकते, कभी भी बैलेंस करने के लिए आगे लगाते हैं, 2 लगाए तो हाइड्रोजन की संख्या भी 2 हो गया, अब यहाँ पे 2 होना चाहिए, 2 हाइड्रोजन पहले से, नो प्रॉब्लम। सल्फर एक, सल्फर एक, ऑक्सीजन 4, ऑक्सीजन 4, ये भी रिएक्शन बैलेंस, ये भी बैलेंस, सब बैलेंस हो चुका है, यहाँ तक आपको अच्छी तरह समझ में आया होगा। अब ये बैलेंस ही करते हैं, यदि आपको नहीं आता है तो वीडियो में सब अच्छी तरह बनाया हुआ आराम से देख सकते हैं, और वहां पे आप बहुत अच्छी तरह से सीख सकते हैं, ठीक है। अब आगे क्या बोला जा रहा है, 7वां क्वेश्चन थोड़ा सा और कुछ था, आपको हिंदी में लिखा हुआ था और बोला जा रहा था ना कि अभिक्रिया के लिए संतुलित रासायनिक समीकरण लिखना है, पहले समीकरण लिखेंगे इसके बाद तो संतुलित करेंगे ना, हम संतुलित करने का तो बाद में काम होता है, ठीक है, तो हम यहाँ पे क्रिया नहीं लिखे, क्रिया हम पढ़ लेते हैं, बस वहां पे समझा रहे कि आखिर लिखा आपने कैसे बोला जा रहा है क्या ना 7वां क्वेश्चन में कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का फार्मूला क्या होता है, CaOH का होल ट्वाइस है, किसके साथ रिएक्शन करता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन करता है, यदि आपके पास बुक है तो ध्यान से देखते जाइए, ऐसा ऐसा लिखा हुआ है, ठीक है। रिएक्शन करके क्या बनाता है ना, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट का फार्मूला होता है CaCO3 प्लस में जल का निर्माण करता है, जल का फार्मूला H2O। अब आपको देखना है बैलेंस है कि कैल्शियम एक, कैल्शियम एक, कोई दिक्कत नहीं। ऑक्सीजन अभी तुरंत बताया 2 से सभी के लिए मल्टीप्लाई करें तो 2 यहाँ पे और 2 यहाँ पे 4 है, हाइड्रोजन पे यहाँ पे क्या है, ऑक्सीजन देखते हैं, ऑक्सीजन यहाँ पे 3 और एक यहाँ पे 4 हो गया, ठीक है। अब हाइड्रोजन के लिए चलते हैं, हाइड्रोजन यहाँ पे 2, हाइड्रोजन 2, कोई दिक्कत नहीं, बराबर है, कार्बन एक, कार्बन एक, आगे पीछे कुछ नहीं था, कार्बन C मतलब कार्बन होता है ना, कार्बन एक है, बैलेंस है, कोई दिक्कत नहीं। आगे चलते हैं, आगे क्या बोला जा रहा है, जिंक सिल्वर नाइट्रेट के साथ रिएक्शन करता है, Zn मतलब जिंक, सिल्वर नाइट्रेट का फार्मूला होता है AgNO3, इसके साथ रिएक्शन करके बनाता है जिंक नाइट्रेट, क्या बोल देंगे इसे, जिंक नाइट्रेट, प्लस में सिल्वर क्या हो जाता है, बाहर निकल जाता है। अब ध्यान से देखिएगा बैलेंसिंग कैसे करते हैं, जिंक एक का एक है, एक यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं, सिल्वर यानी Ag कितना है यहाँ पे एक, यहाँ पे Ag एक, कोई दिक्कत नहीं। NO3 का होल ट्वाइस है, यानी यहाँ पे नाइट्रोजन कितना है, नाइट्रोजन तो 2 है ना, ध्यान से देखिएगा, यहाँ सभी के लिए मल्टीप्लाई कर रहा है, तो नाइट्रोजन यहाँ पे कितना हो गया 2 हो गया, तब हमको यहाँ पे नाइट्रोजन कितना चाहिए था, 2 चाहिए था ना, तो 2 करने के लिए क्या करेंगे, हम आगे ही तो 2 लगाएंगे, 2 आगे लगा दी, नाइट्रोजन कितना हो गया 2 हो गया। अब ध्यान से आगे चले, ऑक्सीजन कितना 3 दूना का 6, क्योंकि 3 पहले से 2 से मल्टीप्लाई 3 दूना का 6 हो गया, ऑक्सीजन यहाँ पे कितना होना चाहिए 6 होना चाहिए, 3 दूना का 6 ऑक्सीजन तो बराबर हो गया, कोई दिक्कत नहीं, बन गया काम। आगे सिल्वर यहाँ पे एक है, यहाँ पे सिल्वर कितना दिख रहा है 2 है, हमें यहाँ पे भी कितना होना चाहिए 2, तो 2 करने के लिए हम आगे 2 लगा,
करेंगे, कोई दिक्कत नहीं। बराबर हो चुका है। अब आगे चले तो ध्यान से देखिएगा, जिंक हमारा बराबर है, जिंक यहाँ पे एक, जिंक यहाँ पे बराबर हो चुका है, कोई दिक्कत नहीं, बैलेंस करना है। तीसरा क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है ना, एल्यूमिनियम कॉपर क्लोराइड के साथ, एल्यूमिनियम कॉपर क्लोराइड का फॉर्मूला ये होता है, ठीक है, रिएक्शन करके बताता है, एल्यूमिनियम क्लोराइड प्लस में कॉपर बाहर निकल जाता है, बैलेंस कर दीजिए। एल्यूमिनियम यहाँ पे दिख रहा होगा, एल्यूमिनियम कितना है, एक, यहाँ पे एल्यूमिनियम कितना, एक, कोई दिक्कत नहीं। कॉपर यहाँ पे एक, कॉपर यहाँ पे एक, क्लोराइड यानी कार्बन की संख्या, क्लोरीन की संख्या यहाँ पे दो है, यहाँ पे क्लोरीन की संख्या क्या है, तीन है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, बैलेंसिंग करना पड़ेगा। बैलेंसिंग करने के लिए थोड़ा सा इसको जांच करना सही है कि नहीं है, ठीक है, देख रहे हैं थोड़ा सा। देखिए, अब इसको बैलेंसिंग करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, सिंपल सा कभी बताया गया था आपको कि बैलेंसिंग करने के लिए क्या किया जाता है कि विषम संख्या तक ज्यादा संख्या बराबर होता है, तो सम संख्या करना पड़ता है, ठीक है। तो ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे दो है, हमको तीन बनाना है, तो तीन से चार तो नहीं बन सकता, लेकिन दो से हम मल्टीप्लाई करें तो दिमाग लगाइए, तीन दूना का छह बन सकता है क्या, हम यहाँ पे दो लगा देंगे, दो लगाएंगे तो तीन दूना का छह क्लोरीन हो गया, यहाँ पे छह बना सकते हैं, लेकिन चार में तो कोई फंडामेंटल नहीं था, चार कैसे बना सकते, नहीं बना सकते थे। अब ध्यान से देखिए, दो लगाए तो क्लोरीन की संख्या तीन गुना का छह हो गया, अब छह करने के लिए हम क्या लगाएंगे, तीन लगाएंगे तभी ना होगा, तीन गुना का छह क्लोरीन होगा, कोई दिक्कत नहीं। एल्यूमिनियम कितना, दो, एल्यूमिनियम को दो बनाने के लिए दो आगे लगा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। कॉपर यहाँ पे तीन है, यहाँ पे कॉपर को तीन ऐड कर दीजिए, यानी हमारा रिएक्शन सही है, तभी तो यहाँ बैलेंस हो गया। बैलेंस नहीं होता है तो सही नहीं होता है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर डी क्या बोला जा रहा है, बेरियम क्लोराइड, बेरियम क्लोराइड किसके साथ रिएक्शन करता है, पोटेशियम सल्फेट, पोटेशियम सल्फेट का फॉर्मूला होता है K2SO4, और इसके साथ रिएक्शन करके बनाता है BaSO4, मतलब बेरियम सल्फेट प्लस में KCl, पोटेशियम क्लोराइड बाहर निकालता है। बैलेंस कर लीजिए सिंपल सा, बेरियम कितना, एक, एक, क्लोरीन दो, क्लोरीन यहाँ पे देखेंगे एक है, दो करने के लिए हम दो आगे लगा देंगे, लग गया दो, दो हो गया क्लोरीन, लेकिन पोटेशियम की संख्या दो हो गया, तो दो यहाँ पे पोटेशियम तो पहले ही दे चुका है, कोई दिक्कत नहीं। अब ध्यान से देखिएगा, बैलेंसिंग करने के लिए हम लोग आगे लगाते हैं, लेकिन पहले से यदि बैलेंस होता है, पहले से यदि कोई रिएक्शन दिया हुआ यदि लास्ट में लगा हुआ रहता है ना, तो मतलब हमें ये समझना होता है पहले से तीन लगा हुआ था, तो पहले से तीन लगने का मतलब इतना इसका फॉर्मूला में पहले से लगा हुआ है, ठीक है। अब आगे देखते हैं, पोटेशियम दो थे, क्लोरीन दो थे, हो गया, कोई दिक्कत नहीं। बेरियम, बेरियम भी बराबर है, और सल्फर एक है, सल्फर एक है, ये भी बराबर है, कोई दिक्कत नहीं। ये था आपका सातवां। आठवां क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, अभिक्रिया के लिए संतुलित रासायनिक समीकरण लिखना है, और अभिक्रिया का प्रकार भी बताना कि कौन सी अभिक्रिया है। तो पहले हम क्या करते हैं, समीकरण लिखेंगे, तब जाकर बैलेंस करेंगे, तब जाकर के हम क्या करेंगे, प्रकार बताएंगे, इतना ही नहीं करेंगे। तो आपके बुक में पहले हिंदी में लिखा हुआ है, तो हिंदी में देखिए तो क्या बोला जा रहा है, पोटेशियम ब्रोमाइड क्या करता है, रिएक्शन करता है किसके साथ, बेरियम आयोडाइड, बी और आई मतलब होता है आयोडीन, ठीक है, बेरियम आयोडाइड के साथ रिएक्शन करके क्या बनाता है, के आई यानी पोटेशियम आयोडाइड प्लस में बेरियम ब्रोमाइड बाहर निकलता है, ठीक है। अब ऐसा होता है, हमको बैलेंसिंग करना है, बैलेंसिंग करने के लिए हम क्या करेंगे, बोला है संतुलित रासायनिक समीकरण को करना है, अभिक्रिया को क्या करना है, संतुलित करना है। देखिए, संतुलित करना है मतलब लिखना है संतुलित करके। पोटेशियम यहाँ पे एक, पोटेशियम यहाँ पे आयोडीन दो थे, आयोडीन दो होना चाहिए, तो दो का देख लिया, दो आगे लगा, कोई दिक्कत नहीं, तो बहुत आसान है, दो लगा दिए, पोटेशियम भी दो हो गया, तो पोटेशियम दो का देख दो आगे लगाते हैं, ब्रोमीन दो आगे लगाने से दो इसका काम बन गया, लेकिन ब्रोमीन की संख्या दो हो गया, यहाँ भी दो होना चाहिए, तो दो पहले से, कोई दिक्कत नहीं। बेरियम एक बराबर हो चुका, कोई दिक्कत नहीं। अब आगे चलते हैं, ZnCO3 यानी जिंक कार्बोनेट को हम लोग क्या करते हैं, मतलब जो भी होता है इसके साथ रिएक्शन बन चुका है, ठीक है, जिंक कार्बोनेट, अब इसके साथ रिएक्शन करके दिया हुआ है क्या, जिंक ऑक्साइड, ZnO प्लस में कार्बन डाइऑक्साइड। अब ध्यान से देखिएगा, जिंक यहाँ पे एक है, जिंक यहाँ पे एक है, ऑक्सीजन तीन है, यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है, दो और एक तीन, हो गया, कार्बन एक, कार्बन एक। अभी इसका प्रकार नहीं लिख रहे, प्रकार तुरंत बता दे रहे, चिंता मत लीजिए, पहले देखते हैं बैलेंस है कि नहीं। तीसरा, हाइड्रोजन गैस क्लोरीन गैस के साथ मिलकर बनाता है हाइड्रोजन क्लोराइड यानी HCl का निर्माण करता है। हाइड्रोजन दो थे, क्लोरीन दो थे, बराबर करने के लिए दो आगे लगा दे क्या, सिंपल सी तो बात है ना, दो लगा दिए, दो हाइड्रोजन भी क्लोरीन भी दो हो गया। अब आगे, मैग्नीशियम हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ रिएक्शन करके बनाता है MgCl2 यानी मैग्नीशियम क्लोराइड प्लस में हाइड्रोजन गैस बाहर निकलता है। बैलेंसिंग देखते हैं, मैग्नीशियम एक, मैग्नीशियम एक, क्लोरीन दो है, दो करने के लिए दो आगे लगाते हैं, हाइड्रोजन की संख्या दो हो गया, हाइड्रोजन दो पहले से दिया, कोई बात नहीं। अब ध्यान से हम लोग जानते हैं कि अभिक्रिया पांच प्रकार में बताया गया था, संयोजन, वियोजन, एकल विस्थापन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया, और एक था ऑक्सीकरण अवकरण, जिसको हम लोग रेडॉक्स अभिक्रिया कहते थे। पहचानना है कौन सा कौन अभिक्रिया, एक प्रकार का अभिक्रिया है, दूसरे प्रकार का अभिक्रिया, इसमें दो प्रकार के तत्व दिख रहे हैं क्या, एक और एक दो, यहाँ पे एक और एक दो।
अब बोला गया था कि यदि दो प्रकार के यौगिक अपने आयनों का आदान प्रदान करेंगे, देखो यहाँ पे के निकलता है और यहाँ पे आई के साथ जुड़ जाता है, मतलब ये इसके साथ जुड़ता है और ये इसके साथ जुड़ता है, मतलब ये इसको दे देता है, ये इसको दे देता है। जब दो यौगिक आपस में आयनों का आदान प्रदान करता है तो उसे कहते थे हम क्या, द्विविस्थापन। याद कीजिए, अभिक्रिया, उस अभिक्रिया को क्या नाम दिया था, द्विविस्थापन अभिक्रिया, या इसी को नाम दिया जाता है द्विविस्थापन, या इसी को कहते हैं उभय विस्थापन। इसी को कहते थे उभय विस्थापन अभिक्रिया भी बोला जाता है, सिंपल सी बात है, ठीक है, ऐसा बोला गया था। दूसरा, ZnCO3 या ZnO प्लस में CO2 में क्या होता है, टूट जा रहा है, इतना बड़ा था टूट करके दो बन गया। तो आपको याद होगा जब टूट करके बनता था तो उसे क्या कहते थे, वियोजन अभिक्रिया, तैयार हो जाता है वियोजन, वियोजन अभिक्रिया। समझ में आई बात है क्या, ये था अभिक्रिया का प्रकार। दूसरा, तीसरा चले तो तीसरा क्या बोला जा रहा है, ध्यान से देखिएगा, हाइड्रोजन क्लोरीन के साथ जुड़ रहा है ना, तो जुड़ना क्या, संयोजन अभिक्रिया बताया गया था। जब कोई जुड़ता है तो उसे कहते थे संयोजन अभिक्रिया, कोई दिक्कत नहीं आता है। अब आगे चले, आगे क्या बोला जा रहा है, MgHCl के साथ क्या करता है, रिएक्शन करके MgCl बनाता है, H2 गैस बाहर निकालता है। अभी तुरंत इसके पहले चर्चा की है कि मैग्नीशियम की क्रियाशीलता हाइड्रोजन की क्रियाशीलता से ज्यादा है, मतलब क्रिया करने की क्षमता ज्यादा है, तभी तो भाई इसे हटा दे रहा है ना। तो इतना इसके पास क्षमता थोड़ा ना था कि इसको हटा देता, लेकिन हटाने की क्षमता, ये लोग कितना मस्त से जुड़ा हुआ था, लेकिन इसको हटा क्यों दिया, क्योंकि इसकी क्रियाशीलता लड़ने की ज्यादा है, लड़कर इसे क्या किया, इसको हटा करके अपने साथ जुड़ गया, ठीक है। यह एक विस्थापन अभिक्रिया हुआ, क्यों, क्योंकि एक ज्यादा क्रियाशील है जो कम क्रियाशील वाले तत्व को विस्थापित कर दे रहा है, यानी हरा दे रहा है, इसे कहते हैं एकल विस्थापन अभिक्रिया, ठीक है। और द्विविस्थापन अभिक्रिया ऊपर है। अब आगे चलते हैं, आठवां के बाद नवा क्वेश्चन, पहले इतना उतारिए, ठीक है। चलिए देखते हैं नवा क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है। नवा क्वेश्चन बोला क्या जा रहा है कि ऊष्मा क्षेपी एवं ऊष्मा शोषी अभिक्रिया क्या है, मतलब इसका क्या अर्थ है तथा उदाहरण दीजिए। उदाहरण भी देना है, तो आप थोड़ा सा यदि चैप्टर के बारे में मतलब बहुत अच्छी तरह से पढ़ाया गया है, लेकिन हाँ, आप यदि पढ़े होंगे तो वहाँ पे एक प्रकार का वियोजन अभिक्रिया था, ठीक है। वियोजन अभिक्रिया को टूटने के लिए या तो ऊष्मा देने की आवश्यकता होती थी, या तो टूटने के बाद ऊष्मा बाहर निकलता था। इस आधार पे वियोजन अभिक्रिया को दो भागों में बांटा गया था, एक ऊष्मा क्षेपी और एक था ऊष्मा शोषी। वही यहाँ पे पूछ दिया अलग अलग करके, ऊष्मा क्षेपी क्या होता है, ऊष्मा शोषी क्या होता है। इसको हम लिखवा नहीं रहे बिकाऊ, हम बोल दे रहे, आप लोग लिख सकते हैं क्योंकि इसमें लेक्चर में पढ़ाया गया, ठीक है। उसमें क्षेपी अभिक्रिया क्या होगा, क्षेपी मतलब ध्यान से समझिएगा, पहले लिखवाते हैं, क्षेपी मतलब होता है बाहर निकल, बाहर निकलना। और यहाँ पे देखना, यहाँ पे क्या बोला, शोषी, शोषी मतलब शोषण कर रहा है, शोषण मतलब ग्रहण करना होता है, ग्रहण करना। तो ध्यान से इसका परिभाषा क्या लिख सकते हो उष्मा क्षेपी का, वैसी अभिक्रिया जिसको संपन्न होने के साथ प्रोडक्ट यानी उत्पाद के साथ साथ क्या निकल जाता है, उष्मा बाहर निकलता है, क्योंकि उष्मा ही बोल रहा है ना, उष्मा बाहर निकलता है, उसे क्या कहते हैं, उष्मा क्षेपी अभिक्रिया। एक बार में नहीं लिखे होंगे, दूसरा बार में लिखिएगा क्या, कि वैसी अभिक्रिया जिसको संपन्न होने के बाद उष्मा के साथ साथ, इसे फिर से बोलते हैं, ठीक है। ऊष्मा क्षेपी क्या है, वैसी अभिक्रिया जिसमें, जिसको संपन्न होने के साथ, ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया क्या हो गया, इसमें क्षेपी का मतलब हम लोग समझते हैं क्या होता है, बाहर निकलना, ठीक है। और ऊष्मा का मतलब ऊष्मा होता है, ऊष्मा का मतलब ऊष्मा ही होता है, मतलब ऊष्मा का हम लोग जान रहे हैं बाहर निकलना, तो इसका परिभाषा क्या हो सकता है, नॉर्मल तरीके से लिख सकते हैं, वैसी अभिक्रिया जिसको संपन्न होने के बाद प्रोडक्ट यानी, प्रोडक्ट को क्या बोला जाता है, उत्पाद, उत्पाद के साथ उष्मा भी बाहर निकलता है, उसे क्या कहते हैं, ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। एक बार और बोलने का प्रयास करते हैं, वैसी अभिक्रिया जिसको संपन्न होने के साथ उत्पाद के साथ साथ क्या निकलता है, उष्मा भी बाहर निकलता है, उसे क्या कहते हैं, उष्मा क्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। और उदाहरण बोला है, ये तो लिखना है, लिख सकते हैं नॉर्मल से, ठीक है। उदाहरण क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा ना, आपको पता होगा CaO को हम लोग कहते हैं कली चूना, कली चूना मतलब जैसे बाजार में लिखता है, ठीक है। अब ध्यान से देखिएगा, उसमें आप कभी भी ऐसा देखोगे कि उसमें जल डाला जाता है, जल का फार्मूला क्या होता है, H2। ऐसा देखे होंगे ना, चूना रखा हुआ रहता है, उसे क्या करते हैं, बाहर उछलते हैं, उसमें क्या करते हैं, पानी डालते हैं, तो पानी डालने के बाद वो खौलने लगता है, ठीक है। ऐसा तो घर में कभी पोताई उताई करने के लिए भी आता है, ठीक है। तो दोनों को रिएक्शन करवाया जाता है, तो ध्यान से देखिएगा,
जब रिएक्शन करवाया जाता है तो बनता है CaOH का होल ट्वाइस, यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस में उष्मा बाहर निकलता है। अब उष्मा यहाँ पे निकल रहा है तो प्लस लिखे, क्यों? क्योंकि उष्मा बाहर निकल रहा है, यहाँ पे उष्मा बाहर निकल रहा है तो बाहर निकलना उष्मा को क्या था? उष्मा क्षेपी था। इसी कारण इसको नाम दिया जाता है कल्ली चूना, नाम सुने हुए कल्ली चूना। और इसको क्या कह देते हैं? बूझा हुआ चूना, क्योंकि पानी डालने के बाद बूझ ही जाएगा ना, बूझा हुआ चूना इसे कहते हैं। बूझा हुआ चूना, बाकी उष्मा बाहर निकल गया। तो ये एक उदाहरण केवल लिखना है, कुछ करना नहीं। उष्मा शोषी का क्या हो जाएगा? जिस प्रकार से वहां पे हमको बाहर निकला उष्मा, तो इसको क्या कहते हैं? उष्मा को ग्रहण करना, मतलब उष्मा यह लेगा तब जाकर ये संपन्न होगा। तो हम इसको लिख सकते हैं वैसी अभिक्रिया जिसको संपन्न होने के लिए उष्मा की आवश्यकता होती है उसे कहते हैं उष्मा शोषी अभिक्रिया। समझ में आई बात है क्या? एक बार में वैसी अभिक्रिया जिसको संपन्न होने के लिए उष्मा की आवश्यकता होती है उसे क्या कहते हैं? उष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, अब इसका उदाहरण क्या हो जाएगा? उदाहरण बहुत सारा आपको लिखा है, जिसमें पहला उदाहरण लिखे CaCO3, इसका नाम था कैल्शियम कार्बोनेट। इसको क्या किया जाता था? इसको जब तक कि उष्मा नहीं दिया जाएगा, उष्मा मतलब हीट करना आपको बताया गया था चैप्टर में, हीट का सिंबल ये होता है, जब आप गर्म करते हैं तो उष्मा को ये दर्शाया जाता है, ठीक है, सिंबल होता है। जब तक कि उष्मा नहीं दीजिएगा, यहाँ पे ऊपर भी लिखे, नीचे भी लिखे, इसका मतलब दो नहीं, उष्मा को हमको समझाने के लिए बस हिंदी में लिख दिए और ऐसा सिंबल दे दिए, ठीक है, तो दर्शाया इसके द्वारा जाता है। जब इसको तोड़ा जाता है ना, उष्मा देकर टूटता है CaO प्लस में CO2। ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे प्लस में हम उष्मा लिख सकते थे, लेकिन यहाँ पे उष्मा लिखे हैं, इसी कारण यहाँ पे नहीं लिखे। तो अब बताइए, इसको संपन्न होने के लिए उष्मा चाहिए कि नहीं चाहिए? चाह रहा है ना, इसको ग्रहण करना पड़ रहा है उष्मा, इसी कारण इसे नाम देते हैं उष्मा शोषी अभिक्रिया। ये बातें समझ में आया होगा अच्छी तरह से। एक उदाहरण दे दीजिएगा, ऐसा तो जिंक कार्बोनेट भी था उदाहरण के तौर पे, जैसे ले सकते हैं ZnCO3, ठीक है, इसको भी तोड़ने के लिए हमको उष्मा देना होता है, प्लस में ZnO प्लस में CO2 बाहर निकल जाता है, ठीक है। लेकिन हमसे इतना उदाहरण नहीं मांगा है, काहे का कपार पे टेंशन लेना है? कपार पीटने से क्या हो सकता है? एक ही उदाहरण लिखे तो सिंपल चलेगा, ठीक है। अब आगे एक लास्ट आज 10वां क्वेश्चन तक करेंगे, बिकॉज ज्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा। इसी का अगला नेक्स्ट वीडियो में 10 क्वेश्चन और करवा दिया जाएगा, क्योंकि इस वन चैप्टर में 20 क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है। तो ध्यान से देखिए, श्वसन एक उष्मा क्षेपी अभिक्रिया क्यों है? वर्णन करें। ये सब क्वेश्चन खुद से लिखा जाता है, समझ में आई बात है? बस हम हिंट दे रहे हैं आपको, दिखना कैसे। ध्यान से देखिए, श्वसन क्या होता है कि आप श्वसन ले रहे हैं, तो जब सांस लेने के बाद सांस जब छोड़ा जाता है ना, तो ध्यान से देखिएगा, यदि सांस के सामने क्या करते हैं, अपने हाथ को लगाते हैं ना, तो ध्यान से देखिएगा आपको उष्मा का महसूस होता है, मतलब हाथ थोड़ा सा गर्म होता है। गर्म होने का मतलब वहां से उष्मा बाहर निकलता है कि नहीं निकलता है? तो ध्यान से आप सोच सकते हैं क्या कि उष्मा श्वसन एक प्रकार का उष्मा क्षेपी अभिक्रिया क्या है? अभी तुरंत क्षेपी का मतलब बताया, क्षेपी मतलब उष्मा का बाहर निकलना, मतलब कि यहाँ पे उष्मा बाहर निकलता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? उष्मा क्षेपी। तो हम कह सकते हैं श्वसन एक प्रकार की उष्मा क्षेपी अभिक्रिया क्यों है? क्योंकि श्वसन के दौरान क्या होता है, जब सांस को हम लोग बाहर छोड़ते हैं ना, तो श्वसन के साथ साथ उष्मा भी बाहर निकलता है। इसी कारण उस श्वसन को हम क्या कहते हैं? एक प्रकार की उष्मा क्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। या एक प्रकार का लेकर के आपको क्या कर देना, वर्णन कर देना, बात खत्म हो जाता है, इतना ही, ठीक है। ये सब बातें आपको समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 11 से नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, ठीक है। तो पहले इतना तक आप उतार सकते हैं, बिकॉज ये सब क्वेश्चन खुद से किया जाता है, ताकि आपका थोड़ा सा माइंड क्या हो सकता है, माइंड थोड़ा सा डेवलप कर सकता है। समझ में आई बात है क्या? ये सब हम उतारना चाहे तो आपको केवल दे उतार देना, इतना बड़ा उतारना चाहे वो क्या हो सकता है, आप केवल याद कीजिएगा। इसी कारण ये सब लेक्चर वाला हम अभी मतलब लिखवाते थे, ठीक है। वैसे तो ये सब लिखवाया गया है, मतलब ऐसा नहीं बोला है किताब का तो क्वेश्चन नहीं है, क्वेश्चन तो अलग से दिया है, तो ये देखा जाता है कि आप कितना कर पाते हैं, ठीक है। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही छोड़ते हैं।